प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है। साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रुद्रपुर में सीएम धामी ने किया सरस मेले का उद्घाटन, कहा लोकल फॉर वोकल को मिलेगा बढ़ावा, स्वरोजगार करने वालों को आर्थिक सहायता देने से पीछे नहीं हटेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने में जुटी भाजपा, प्रचार वाहनों के जरिए जनता से रैली में जुटने की अपील, पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में जुटा। उत्तराखंड कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र करेगी जारी, 35 टीमें 70 विधानसभाओं में जाकर लोगों से करेगी रायशुमारी, पत्र में शामिल होंगे जनता का फीडबैक। और 2022 के बिसात में पुरोला विधानसभा सीट पर बदले सियासी समीकरण, बीजेपी के मालचंद और राजकुमार के बीच आखिर कौन होगा दावेदार, कांग्रेस में भी रस्साकशी का दौर जारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में सरस मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान मेले में जिले के कुटीर उद्योग जगत के लोगों ने अपने अलग अलग स्टॉल भी लगाए, जिनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरस मेले से लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग स्वरोजगार को अपना कर अपना काम कर रहे हैं, सरकार उन लोगों के लिए आर्थिक सहायता देने से कभी पीछे नहीं हटेगी। सरस मेले निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मंत्र है लोकल फॉर वोकल, उसको और अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों को जो हमारे बहुत उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको ऐसे मेलों से आगे आने का अवसर मिलता है कि स्वरोजगार और बढ़े, ये सब लोग और अच्छा काम करें, इनकी जो प्रतिभाएं हैं वो आगे आएँ
उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी, हर संभव कोशिश करेगी। वहीं रुद्रपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सरल स्वभाव और साधा अंदाज देखने को मिला, जो लोगों को काफी भाया भी। दरअसल सीएम धामी ने रुद्रपुर दौरे के दौरान एक ठेले पर जाकर न सिर्फ राजमा चावल बल्कि कढ़ी चावल का स्वाद भी चखा। सीएम ने सर्द मौसम में गर्मा गर्म राजमा चावल और कढ़ी चावल का आनंद लिया। इस मौके पर सीएम धामी के साथ ही रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठकुराल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने रुद्रपुर में रस्तोगी राजमा चावल ठेले पर पहुंचकर इस दौरान कढ़ी चावल और राजमा चावल का आनंद लिया था। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद शौर्य दीवार पर शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। आगामी 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जनपद की सभी विधानसभाओं में प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देहरादून के बीजेपी महानगर कार्यालय से जिले की 10 विधानसभा के लिए 20 ई-रिक्शा वाहन और टेम्पो को रवाना किया गया है। इसका उद्देश्य 4 दिसंबर को होने वाली महारैली में सभी को निमंत्रण पत्र देना, साथ ही स्थानीय लोगों को इस महारैली में आने के लिए आह्वान करना है। विश्व के सबसे बड़े नेता, सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। हमने आज प्रचार वाहन रवाना किए हैं। वो अनाउंसमेंट के माध्यम से 3 दिन लगातार क्षेत्र में घूम करके जनता से निवेदन करेंगे कि वे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनने के लिए 4 दिसंबर को 11 बजे परेड ग्राउंड देहरादून के मैदान में पहुंचे। वहीं देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी दिन रात तैयारियों में जुटा हुआ है। पीएम की रैली को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने स्थलीय निरीक्षण भी किया। एसएसपी ने बताया कि पुलिस प्रशासन की तकरीबन 70% तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के रिहर्सल के साथ ही शहर भर का रूट डायवर्ट किया जाएगा। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि मंच लगभग तैयार है, जो एरिनाज हैं वो भी बनने को तैयार हैं। लगभग 70% कार्य हो चुका है, लगातार कार्य किया जा रहा है। जहां तक ट्रैफिक का सवाल है, ट्रैफिक की पार्किंग्स हमारे द्वारा चिन्हित कर ली गई हैं। एक्सेस कंट्रोल के लिए हमारे पास पर्याप्त DFMDs ले ली गई हैं। 4 तारीख यानी 3 तारीख की रात को हमारे जितने भी DFMDs हैं वो सारे इन प्लेस लग जाएंगे। जहां तक भीड़ का सवाल है तो पार्किंग स्थल चिन्हित हैं। जो ट्रैफिक है, ड्यूटीज वो चाक चौबंद हमारे द्वारा लगा दी गई हैं। रिहर्सल भी हमारे द्वारा करवा ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून दौरे पर आ रहे हैं। अभी तक यही कहा जा रहा था कि करोड़ों की सौगात पीएम मोदी राज्य की जनता को दे जाएंगे, लेकिन हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे कि प्रधानमंत्री किन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और किन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सहित 5 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सहारनपुर जिले से देहरादून आने वाले रास्ते पर एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है। ऐसी ही 5 बड़ी योजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 7 योजनाओं का भी वो लोकार्पण करेंगे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ की सौगात राज्य को देकर जाएंगे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किन 5 योजनाओं का शिलान्यास होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा। EPE जंक्शन से देहरादून तक 175 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे करीब 8,600 करोड़ की लागत से तैयार होगा। ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2082 करोड़ की लागत से 51 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बनाया जाएगा। हरिद्वार रिंग रोड। गांव और कस्बों को हाईवे से जोड़ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत रिंग रोड का निर्माण होगा। ये रिंग रोड मनोहरपुर से कांगड़ी तक 15 किलोमीटर की होगी। लक्ष्मण झूला के पास पुल का शिलान्यास किया जाएगा। लक्ष्मण झूला पुल की भार क्षमता घट जाने की वजह से आवागमन बंद है। इसके पास ही 132.30 मीटर स्पान का 69 करोड़ की लागत का नया पुल बनेगा।
देहरादून पौंटा साहिब मार्ग का शिलान्यास होगा। 1695 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर लंबा मार्ग बनाया जाएगा। ये तो वो योजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। अब लोकार्पण किन योजनाओं का होगा उनको भी समझते हैं। व्यासी जल विद्युत परियोजना, सगंध पौधा केंद्र सैलाकुई, हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून, ऑल वेदर रोड देवप्रयाग से श्रीकोट, ऑल वेदर रोड ब्रह्मपुरी से कोडियाला, ऑल वेदर रोड साकड़ीधार देवप्रयाग व श्रीनगर और ऑल वेदर रोड लामबगढ़। ये वो योजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा चुनावी जनसभा को संबोधित करने का भी उनका कार्यक्रम है, जिसकी तैयारियां देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रही हैं और इन तैयारियों का खुद सीएम धामी टाइम टू टाइम निरीक्षण भी कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी न रहे। कुल मिलाकर 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री उत्तराखंड राज्य को कई सौगात देंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या रैली से भीड़ जुटने के बाद कोरोना नहीं फैलेगा। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि सहारनपुर और आसपास के इलाकों से भी भीड़ जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून दौरे पर आ रहे हैं और पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां भी की जा रही है। और मोदी जी की जनसभा में क्या होगा? 1 लाख का लक्ष्य, और वो भी फर्जी है क्योंकि परेड ग्राउंड में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहां 1 लाख लोग आ सके। ये सहारनपुर से, बुलंदशहर से, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से लोगों को ला करके भीड़ दिखा सकते हो, लेकिन उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी और सरकार के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। वो बड़ी बेसब्री से 2022 का इंतजार कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि 2022 में कांग्रेस की वापसी होने जा रही। वहीं हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम के पहले फेज का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने किया है, जिसमें खिलाड़ी तैराकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन्च टेनिस जैसे कई खेलों में महारत हासिल कर सकेंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि नई खेल नीति के तहत प्रदेश भर में सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप देने की भी तैयारी कर रही है। मैं निश्चित ही जहां अच्छी अवस्थापनाएं बनाने की सरकार ने कोशिश की है, वहीं खेल नीति के माध्यम से जो उदीयमान खिलाड़ी हैं उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हमने नई खेल नीति बनाई है जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप से लेके उनके रहने खाने की और उनको मेडल जीतने के पश्चात सरकारी नौकरियों की हमने सेवा देने का बिना किसी कंडीशन के उनको भी 2000 ग्रेड पे की नौकरी देकर बच्चों को हम सम्मान देना चाहते हैं। यह खेल नीति में इसका प्रावधान किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के कांग्रेस में जाने की बात सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रही है। ऐसे में अब हरक सिंह रावत खुद सामने आए हैं और उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है। हरक सिंह रावत ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो मिथक प्रचारित किए जा रहे हैं वो निंदनीय है। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बौखला गई है और हताशवश भ्रामक दुष्प्रचार कर रही है। ऐसे समय में जिस तरह अफवाह और मनगढ़ंत समाचार सोशल मीडिया में प्रकाशित किया जा रहा है, मैं उसका भर्त्सना करता हूं, आलोचना करता हूं। इस तरह के समाचार दिए जा रहे हैं कि तो अगले 2 दिन के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे सकता हूं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और हम सारे लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 4 तारीख को जो कार्यक्रम है उसकी पूरी तैयारी में लगे हैं। माननीय मोदी जी का कार्यक्रम भव्य होगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को प्रतिज्ञा पत्र नाम दिया है। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन नवप्रभात ने कहा कि प्रतिज्ञा पत्र बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। 670 स्थानों पर रात्रि प्रवास कर लोगों से फीडबैक भी लिया जाएगा और कांग्रेस की नीति और जनता की उम्मीदों के अनुसार ही प्रतिज्ञा पत्र बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही प्रतिज्ञा पत्र बनाने के लिए 35 टीमें 70 विधानसभाओं में जाएगी और लोगों से उनका फीडबैक लेगी। एक चरण था जिसमें न्याय पंचायत स्तर पर हम 2 बार गए। लगभग हर चक्र में हमने 670 जगह पर रात्रि प्रवास किया और लोगों से बातचीत करके उनके सुझाव एकत्रित किए। हमने इस बार कोशिश ये की है कि जो कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र आए
वो प्रतिज्ञा पत्र जनता के सुझावों पर आधारित हो, केवल हमारी अपनी नीतियों पर या हमारी अपनी परिकल्पना पर आधारित ना हो। वहीं कांग्रेस मैनिफेस्टो पर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस हर विधानसभा में आम जनता के बीच जाकर उनके सुझाव और रायशुमारी को प्रतिज्ञा पत्र में शामिल करेगी, जिसके बाद कांग्रेस घोषणा पत्र अपना जारी करेगी। कांग्रेस की एक प्रोफेशनल टीम उत्तराखंड आई है जो स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ घूमकर आम जनता से रायशुमारी करेगी। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा एक अनूठी पहल की गई है, जिसमें हमारे जो प्रोफेशनल जो टीम है उन्हें उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में, कुमाऊं मंडल में भेजा गया है और उनके साथ जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वह आवाम की, जनता की राज जानेंगे। हम यहाँ पे जगह जगह जाके, चाहे वो सुदूर इलाके हों, चाहे शहरी इलाके हों, चाहे तराई के इलाके हों, चाहे पहाड़ी इलाके हों, हर जगह जाके जितने लोगों से मिल सकें, जितने एसोसिएशन, छोटे से बड़े हर प्रकार के एसोसिएशन, हर प्रकार के सोसाइटी से जाके मिलेंगे, उनकी तकलीफ़ें जानेंगे, उनके प्रॉब्लम जानेंगे, उसको एक जगह उस डेटा को कंपाइल करेंगे और उसको मैनिफेस्टो टीम को हम उनको देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सत्र को लेकर सरकार असमंजस में थी, कभी गैरसैंण और कभी देहरादून में भ्रम की स्थिति बना दी थी। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी में ग्रीष्मकाल में सदन नहीं चला है। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने यह भी कहा कि सरकार स्थायी राजधानी को लेकर स्थिति साफ करे। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और एक दिन भी ग्रीष्मकाल में राजधानी गैरसैंण से संचालित नहीं हुई और आज सरकार शीतकालीन सत्र गैरसैंण के अंदर आयोजित करने की बात कह रही है, तो सरकार को निश्चित रूप से अस्थायी राजधानी के परिप्रेक्ष्य में अपना दृष्टिकोण उजागर करना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दबाव काम आया है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस शुरू से ही बोर्ड को भंग करने के लिए विरोध कर रही थी, जिसके दबाव में आकर सरकार ने बोर्ड भंग किया है। हमने सदन के अंदर भी विरोध किया था, सदन के बाहर भी पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया और तीर्थ पुरोहितों से ये भी कहा कि यदि ये सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींचती है तो कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है और 2022 में जब हम सरकार में आएंगे तो हम इस कानून को निरस्त करने का काम करेंगे और अंतोगत्वा हमारा ये दबाव जो है वो काम आया, सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। 2022 की बिसात में आज हम बात करेंगे पुरोला विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2017 के बाद से अब तक देखा जाए तो सियासी समीकरणों में काफी बदलाव आए हैं, जिसके बाद अब कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि पुरोला विधानसभा सीट पर कांग्रेस कब्जा जमाएगी या फिर बीजेपी दोबारा काबिज होगी। देखिए खास रिपोर्ट। पुरोला विधानसभा सीट उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आती है। बीजेपी ने हाल ही में पुरोला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार की घर वापसी कराकर कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो जरूर खड़ी की हैं, लेकिन चुनावी राह बीजेपी के लिए भी आसान नहीं रहने वाली। बीजेपी के पूर्व विधायक मालचंद ने पहले ही ये साफ कर दिया कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कयासबाजी इस बात की लगाई जा रही है कि अगर बीजेपी हाईकमान राजकुमार को पुरोला सीट से टिकट देता है तो हो सकता है मालचंद पार्टी से बगावत कर कांग्रेस का रुख कर लें। मालचंद का पुरोला सीट पर अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। उधर कांग्रेस की तरफ से इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अभी ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आया है। हालांकि 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़े दुर्गेश को जनता का भारी समर्थन मिला और दुर्गेश इस वक्त कांग्रेस में शामिल है। हो सकता है कि कांग्रेस दुर्गेश पर दाव खेलकर उन्हें टिकट थमा दे। मालचंद भाजपा से 2002 और 2012 में विधायक रह चुके हैं। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से मालचंद को 13,209 वोट मिले थे, तो 2007 के चुनाव में कांग्रेस के राजेश जुआठा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। उस वक्त मालचंद महज 525 वोट के अंतर से हारे थे।
साल 2012 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो भाजपा टिकट से मालचंद को 18,098 वोट मिले थे, जबकि उस वक्त निर्दलीय राजकुमार को 14,942 वोट मिले और मालचंद ने 3,832 वोटों से जीत हासिल की। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट से राजकुमार को 17,798 वोट मिले थे, तो बीजेपी के मालचंद को 16,785 वोट मिले। मालचंद महज उस वक्त 413 वोटों से हारे थे। पुरोला सीट से सियासी समीकरण देखने और समझने के बाद जो सियासी तस्वीर उभर कर निकली है, तो मौजूदा वक्त में कांग्रेस से बीजेपी में गए राजकुमार और मालचंद दोनों ही भाजपा में हैं, तो कांग्रेस की तरफ से अभी कोई फाइनल कैंडिडेट नहीं है। अगर बीजेपी मालचंद का टिकट काटकर राजकुमार को देती है तो ये भाजपा पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में देखना होगा कि पुरोला विधानसभा सीट पर हाईकमान किस पर दाव खेलेगा और जिसका टिकट कटेगा उसका क्या कुछ रुख रहेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। लालकुआं में आम आदमी पार्टी ने रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आम आदमी पार्टी के चुनावी बिगुल का भी आगाज किया। मौके पर मौजूद आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कई घोषणाओं का भी जिक्र किया। संख्या में आज लोग यहाँ उपस्थित हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोग बदलाव चाहते हैं। अभी तक उत्तराखंड की राजनीति में विकल्पहीनता की स्थिति थी। भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस को और कांग्रेस से नाराज होकर पुनः भाजपा को वोट देते थे लोग, लेकिन आम आदमी पार्टी के रूप में एक बेहतर विकल्प आज उत्तराखंड की राजनीति में आया हुआ है और दिल्ली का मॉडल सबके सामने है। लोगों को लगता है कि अगर कोई उनके जीवन में बदलाव ला सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी ला सकती है। परिवर्तन होगा, अप्रत्याशित जो है रिजल्ट होंगे, लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि क्या हुआ, क्योंकि लोगों को अभी पता ही नहीं है। दोनों पार्टियां ये समझती कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, लेकिन वो गलत भ्रम में है, वो भ्रम उनका टूट जाएगा। उत्तराखंड में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही कोरोना के मामलों में भी तेजी से इजाफा होता जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस जवानों और अधिकारियों के कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए थे। अब तक प्रदेश भर में 50 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी पुलिसकर्मियों की दोनों डोज लगाई जा चुकी थी। बावजूद इसके सभी पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया था। देखिए, जो माननीय राष्ट्रपति महोदय की वीवीआईपी ड्यूटी में हमने टेस्ट कराए थे, उसमें 7 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। तो उसके बाद हमने निर्णय लिया कि समस्त पुलिस बल का करा लिया जाए, जिससे अगर किसी कैंपस में फैल रहा है तो उसको फैलने से रोका जा सके। तो अभी तक हम 13,062 लोगों का टेस्ट करा चुके हैं और उसमें 50 लोग पॉजिटिव। वहीं उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। राज्य के कई पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिसको देखते हुए अब देहरादून का दून अस्पताल भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। हमारे पुराने अनुभव के आधार पर हमें जिन पॉइंट्स पे अपने अस्पताल को स्ट्रेंथन करना है, वो नंबर ऑफ बेड्स जो कोरोना के लिए हमने छांट रखे हैं, मेडिसिन्स, और जो हमारा स्टाफ है पैरामेडिकल स्टाफ, उसको हमने रीओरिएंटेशन करना है कि अगर कोई भी बीमारी या केसेस हमारे वहाँ एडमिशन में आते हैं तो हमको उसके लिए तैयार रहना है। तो जो हमारे एक्सपर्ट स्टाफ है उनको हमने फिर से बूस्टअप किया है। और अब बात करेंगे मौसम की। दिसंबर महीने की शुरुआत होते ही सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और बादल छाए हुए हैं। पिछले दिनों के मुकाबले बुधवार से प्रदेश में अधिकतम तापमान 2 डिग्री गिर गया है, जिसके बाद मौसम काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही ठंड में इजाफा भी हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में बारिश की संभावना जताई थी, जिसके बाद आज शाम देहरादून में बूंदें भी पड़ी, जिसके बाद से ठंड में इजाफा हो गया है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में कोहरे से भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। देख रहे हैं कि जो है प्रदेश में जो बदली है वो छाई हुई है, बादल छाए हुए हैं और आज जो एक्टिविटी है बहुत कम एक्टिविटी हालांकि है, लेकिन जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इनमें आप देखेंगे कि जो है बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी आज जो है कुछ जगहों में उनमें देखने को मिलेगी, खासकर हायर रीचेज में। वहीं उधम सिंह नगर में नवनियुक्त जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने अपना पदभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि नवनियुक्त जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने अवैध खनन के साथ ही अपनी रणनीति बताते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके साथ ही डीएम ने कोविड-19 के नए वेरिएंट को भी खतरा बताते हुए सभी से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है।
खनन एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है और इलीगल खनन वो ज़मीन को भी ख़राब करता है और रेवेन्यू लॉस भी करता है। तो हमारा प्रयास हुआ है कि जॉइंट टास्क फोर्स बनाई जाए और जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है वहाँ पे कार्रवाई की जाए इलीगल खननकर्ताओं के खिलाफ, ताकि आगे से लोग इलीगल खनन करने पर बचें। कोरोना की जो नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया है उसकी इन्फेक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसका सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। टू स्टार्ट विथ रैंडम सैम्पलिंग, हम जहाँ पे एरियाज जो हमें लग रहे हैं कि वल्नरेबल हैं उनकी रैंडम सैम्पलिंग कराई जाएगी उस क्षेत्र में। वहीं हल्द्वानी हाईवे पर हुए सड़क हादसे में कांग्रेस नेता मालती विश्वास के बेटे शिवम की आज मौत हो गई है। यह हादसा टांडा जंगल के पास कार और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत के बाद हुआ है। इस हादसे की खबर से पूरे परिवार में गमगीन माहौल बना हुआ है। वहीं लक्सर में जीआरपी थाना पुलिस ने चोरी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से चाकू भी बरामद किया है। जीआरपी थाना अध्यक्ष प्रदीप राठौर ने बताया कि अपराध के विरुद्ध रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और चेकिंग के दौरान ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हमारे रेलवे स्टेशन लक्सर पर नाइट जो चेकिंग चल रही थी उसमें लाहौरी एक्सप्रेस में एक महिला का पर्स चुराने की कोशिश की गई, तो उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था हमारे कांस्टेबल द्वारा और पूछताछ में उसने अपना नाम सर्वजीत सिंह लखीमपुर खीरी का होना बताया और उसके पास से एक अवैध चाकू नाजायज मिला है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुझे दे इजाजत, नमस्कार। रुद्रपुर में सीएम धामी ने किया सरस मेले का उद्घाटन, कहा लोकल फॉर वोकल को मिलेगा बढ़ावा, स्वरोजगार करने वालों को आर्थिक सहायता देने से पीछे नहीं हटेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बनाने में जुटी भाजपा, प्रचार वाहनों के जरिए जनता से रैली में जुटने की अपील, पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में जुटा। उत्तराखंड कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र करेगी जारी, 35 टीमें 70 विधानसभाओं में जाकर लोगों से करेगी रायशुमारी, पत्र में शामिल होंगे जनता का फीडबैक। और 2022 के बिसात में पुरोला विधानसभा सीट पर बदले सियासी समीकरण, बीजेपी के मालचंद और राजकुमार के बीच आखिर कौन होगा दावेदार, कांग्रेस में भी रस्साकशी का दौर जारी।